वेलकम टू बाय लाइब्रेरी एंड आफ्टर अ लॉन्ग वाइल मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करना रिज्यूम कर रही हूँ. सो इन दिस गो माय फर्स्ट वीडियो विल बी और दी फर्स्ट सीरीज ऑफ माय वीडियो इज गोइंग टू बी डीबीटी जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो फॉर ऑल दोज जिनका CSR 0.11 जितने से भी जेआरएफ मिस हुआ है, फॉर ऑल ऑफ देम ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड यू शुड नो हाउ टू ग्रैब इट, राइट. सो विदाउट फर्दर अडू हम लोग थोड़ा सा इस पेपर के बारे में देख लेते हैं कि क्या फॉर्मेट होता था. तो थोड़ा सा आपको 2008 2009 का डिफरेंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 2018 2019. तो 2008-9 के पेपर्स में आपके पास सेक्शन ए सेक्शन बी है. जैसे कि सेक्शन ए में इट्स लाइक दीज डेज ऑल्सो कि सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, बट जो सेक्शन बी है उसमें 50 क्वेश्चंस करने होते हैं. तो पहले जो है सेक्शन बी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, 250 क्वेश्चंस आपको इसमें दिखेंगे. सो व्हाट आई विल डू इज़ 20-20 क्वेश्चंस करके या 20-40 इस तरीके से मैं करूँगी, क्योंकि ऐसे एक इन अ सिंगल को पहला तो वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अपलोड करने के लिए, एंड दूसरा उतना बोलने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. तो हम सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चंस मोर और लेस बहुत ईजी हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज की जो वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ सेलुलर जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बाय मीन्स ऑफ वायरस पार्टिकल. क्या होता है वायरस पार्टिकल से आप करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन. सो सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको इनसेट में डायग्राम बना के दिखा दूंगी. मैं वर्ड टू वर्ड समझा देती हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है. इट इज सेइंग कि PVR 322 का एक प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है, जिसमें कि आपके पास एम्प का जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन का भी रेजिस्टेंट जीन है, राइट. अब क्या किया, जो टेट का जीन है इसी में BAM H1 की साइट है. तो आपने क्या किया, BAM H1 वाली साइट को क्लीव कर दिया. पहले आपने क्लीव किया, दो स्टेप किए. पहले आपने क्लीव किया, जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या किया आपने, BAM H1 की साइट को रीइंसर्ट किया. उसका मैं डायग्राम दिखाऊंगी, आप इसको लेफ्ट साइड में देखिएगा कि डायग्राम दिख रहा है. तो ये जब क्लीव कर दिया तो मतलब आपके BAM H1 की साइट वापस से आ गई 1 में, ठीक है. तो अगर BAM H1 की साइट 1 में आ जाती है, उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं है. अब ये आगे बोल रहा है कि जब आप ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दोगे तो अंडर दीज कंडीशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, राइट. तो अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हो इकोलाई सेल को, तो जो भी आपका हुआ होगा ट्रांसफॉर्म या फिर जिसमें भी रिकॉम्बिनेंट गए होंगे उसमें एक होगा एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन और एक होगा BAM H1 की साइट, राइट. टेट रेजिस्टेंट तो होगा नहीं. तो जितने भी आपके रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो सारी क्या हो जाएंगे, आपके डेड हो जाएंगे जब आप टेट्रासाइक्लिन डालोगे. क्यों, क्योंकि वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है. तो अब पहला ऑप्शन देखते हैं कि टेट्रासाइक्लिन कैन देन बी यूज टू सिलेक्ट फॉर ट्रांसफॉर्म्ड इकोलाई कैरिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप टेट डालोगे तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाले तो मर जाएंगे. तो अगर वो मर जाएंगे तो आप स्क्रीन कैसे करोगे, राइट. तो ए नहीं हो सकता. बी बोल रहा है कि टेट कैन then be used to select for transformed E. coli carrying non-recombinant plasmid. ये हो सकता है क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट में आपका जो एम्प है और जो टेट है इसका रेजिस्टेंस एज सच रहेगा. मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब उसमें कोई चेंज जो है उसने एक्सेप्ट नहीं किया है. तो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट, राइट. अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे. पहले के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सिंपल आते थे, ऑल्दो अभी भी डीबीटी सिंपल ही पूछता है. इट्स ऑल अबाउट कि कितना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास गैदर्ड है. अब आता है थर्ड क्वेश्चन, विच सब यूनिट ऑफ इकोलाई RNA पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन सिलेक्शन. जीन सिलेक्शन मतलब जो मेनली जो डिटरमाइन करता है कि अच्छा ओके इस जीन से मैं ट्रांसक्राइब करना चाहता हूँ, इसे नहीं करना चाहता. तो मेन जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो क्या हो जाता है, सिग्मा फैक्टर, राइट. उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन से इसकी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप डज नॉट एमिट बीटा रेज. कौन सा बीटा रे एमिट नहीं करता है. तो सीधा इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि ये है आयोडीन 125. क्यों, क्योंकि वो गामा रेज एमिट करता है. कौन सी रेज एमिट करता है, गामा रेज एमिट करता है. उसके बाद विच ऑफ दी स्टेटमेंट अबाउट tRNA इज फॉल्स. ऑल ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन 20 tRNA. ऑफ कोर्स ये बात है, राइट. हमें फॉल्स बताना है. बी है द 3D स्ट्रक्चर ऑफ tRNA लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ. नहीं, जो भी क्लोवर लीफ मॉडल होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है. जो 3D स्ट्रक्चर होता है रादर इट लुक्स लाइक व्हाट, L शेप का दिखता है, ठीक है. तो आपका बी जो है वो फॉल्स हो गया. उसके बाद आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे कि जो कोलेजन है उसमें 3 हेलिकल चेन्स होती हैं, जिसमें कि इट कंटेन्स ग्लाइसिन प्रोलीन अमीनो एसिड इन ईच चेन. ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ईच पॉलीपेप्टाइड इन द कोलेजन मॉलिक्यूल इज. अब इसको आप रिसर्च पेपर में देखोगे तो आपको सीधे दिख जाएगा कि जो पॉलीप्रोलीन होता है, पॉलीग्लाइसिन, ग्लाइसिन आप इस बात से समझ लो कि ग्लाइसिन सिर्फ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वहाँ पे मौजूद है, ठीक है. अब आता है हम प्रोलीन की बात करते हैं. ये तो अल्फा हेलिक्स तो होता ही नहीं, अल्फा चेन्स होती हैं, तो ये दोनों ऑलरेडी क्रॉस हो गए. अब आता है पॉलीप्रोलीन 1, पॉलीप्रोलीन 2. जो पॉलीप्रोलीन
पॉलीप्रोटीन 1 है वो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जबकि जो पॉलीप्रोटीन 2 है वो लेफ्ट हैंडेड फॉलो करता है। पहला ऑप्शन जिसकी वजह से करेक्ट है। और दूसरा पॉलीप्रोटीन 2 जो है वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ज़्यादा प्रिविलेंट होता है। तो जहाँ भी आपको बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ऐसे पूछेगा कि पॉली यानी कि पॉलीमर के फॉर्म में कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो और अगर पॉलीप्रोटीन 2 ऑप्शन है तो आप उसको करेक्ट टिक करोगे, राइट। अब आता है 7th क्वेश्चन कि जो NMR होता है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रिजल्ट्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द स्पिनिंग न्यूक्लियस। तो कौन सी रेडिएशन यूज़ करते हैं हम, ये तो हमें पता ही है कि उसमें रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, राइट। अब 8th क्वेश्चन आता है। 8th क्वेश्चन आपका एक फॉर्मूले बेस्ड है जो कि आप सबको पता होगा। बियर लैम्बर्ट लॉ के बाद हम डिराइव करते हैं A=ECl, यानी कि जो आपके एब्जॉर्बेंस है वो ये जो आपका कोफिशिएंट होता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विथ कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विथ लेंथ होगा। तो जब आप ये करेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन लेफ्ट में दिखा दूंगी। ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 मिलीमोलर, राइट। अब आता है 9th क्वेश्चन है कि दो प्रोटीन है विच हैव सेम मॉलिक्यूलर मास और सेम PIB है उनका, तो इसकी बेस्ट वे क्या होगी सेपरेट करने की। देखो क्रोमेटोफोकसिंग नहीं हो सकती क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर मास भी सेम है और PIB सेम है, ठीक है। अब जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि साइज ही सेम है, तो आप किस हिसाब से एक्सक्लूजन या फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करोगे। तो दो ऑप्शंस आपके गलत हो गए। बचा आयन एक्सचेंज और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, आप दोनों यूज़ कर सकते हो इसके लिए, लेकिन जो आपके DBT ने आंसर करेक्ट दिखाया था वो था रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो रिवर्स फेज का मुझे इतना ज़्यादा कुछ ऐसा मिला नहीं, बट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का मैं आपको साइड में इनसेट में दिखा दूंगी कि आयन एक्सचेंज कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। अब आता है 10th क्वेश्चन। वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA इज म्यूटेटेड चेंजिंग ऑल साइटोसिन टू यूरासिल। क्या कर दिया, सारे के सारे साइटोसिन को यूरासिल बना दिया। आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द म्यूटेटेड DNA स्ट्रैंड, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है DNA का उसका क्या हो जाएगा। जब हमने साइटोसिन को यूरासिल बना दिया तो साइटोसिन तो G के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता था, हमने क्या किया यूरासिल जो है वो T की रिप्लेसमेंट होती है, और T यानी कि थाइमिन, थाइमिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये जो यूरासिल है अब ये क्या करेगा, अब ये डबल बॉन्ड बनाने लग जाएगा। अगर आप ऐसे ही लॉजिकली समझ लो, जनरेशन टू जनरेशन बनाओ मत, बस आप ऐसे समझ लो कि अगर यूरासिल रहेगा तो वो तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, तो जो आपका TM है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके अब आता है 11th क्वेश्चन जो कि कंप्लीटली फैक्चुअल है कि विच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डज नॉट रिक्वायर ATP। तो कौन सा है, टाइप 2 है, ये सिर्फ मैग्नीशियम आयन डिपेंडेंट होता है, ATP इंडिपेंडेंट होता है। 12th क्वेश्चन अगेन बहुत ईजी है। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज फॉर, देखो इसके लिए सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ, ये होता है स्नो ड्रॉप, राइट, याद करने का तरीका। तो S इज फॉर DNA, दैट इज सदर्न इज फॉर DNA, नदर्न इज फॉर RNA, O क्रॉस कर दो, कुछ नहीं है O का, वेस्टर्न इज फॉर प्रोटीन, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सदर्न। अब सदर्न में DNA तो है, DNA डिटेक्शन, अब D ऑप्शन में भी कह रहा है DNA डिटेक्शन। अब पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऐसे आप गलती मत करना कि सिर्फ DNA डिटेक्शन पढ़ा और जल्दी से टिक कर दिया, राइट। तो B है कि डिटेक्शन ऑफ DNA फ्रेगमेंट ऑन मेम्ब्रेन बाय अ रेडियो एक्टिव DNA प्रोब। सही लग रहा है भाई, DNA प्रोब यूज करते हैं, वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होती है। डी बोल रहा है कि डिटेक्शन ऑफ DNA फ्रेगमेंट ऑन मेम्ब्रेन बाय स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव एंटीबॉडीज। कभी भी आप ऐसे यहाँ पे DNA को कैसे, सदर्न में कभी भी आप क्या नहीं कर सकते हो, एंटीबॉडी से DNA को टैग नहीं कर सकते, या फिर एंटीबॉडी से DNA को नहीं पहचान सकते, राइट। तो आप प्रोब यूज करते हो, तो क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर B हो गया। अब आता है 13 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन इकोलाई रेप्लिकेशन फॉर्क। अब इसका आंसर जो है, जो DBT ने दिया है वो आप लोग भी चेक करना कि इसका आंसर उन्होंने DNA A दिया है। जो DNA A है वो मेरे अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है इकोलाई के रेप्लिकेशन फॉर्क में, क्योंकि इनिशिएशन में वो प्रेजेंट होता है, जबकि PCNA जो है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग नॉट फाउंड PCNA होना चाहिए। आप देख के बताना, कॉमेंट डाउन करना कि आपको क्या लगता है, राइट। अब आते हैं 14th में। 14 बोल रहा है कि कौन सा जो है वो इवोल्यूशनरी टाइम के अकॉर्डिंग फास्टेस्ट चेंज हो रहा है, राइट, द फास्टेस्ट ओवर इवोल्यूशनरी टाइम। अब इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ इंटरजीनिक DNA और जो माइक्रोसैटेलाइट है इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन था। क्यों, क्योंकि जो आपका कोडिंग रीजन है वो बहुत कम चेंज होता है। अगर वो ही चेंज होने लग जाएगा तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन आपकी जो मेन एसेंशियल जीन है वो लॉस्ट हो जाएंगे। तो पहला A ऑप्शन हो गया अमाउंट ऑफ इंटरजीनिक DNA, C हो गया माइक्रोसैटेलाइट। तो आउट ऑफ इंटरजीनिक DNA यानी कि इंट्रॉन और माइक्रोसैटेलाइट में ज़्यादा रेट होता है ऑफ व्हाट म्यूटेशन, 1 in
1000, 1 in 100 और 1 in 1 लाख ये जो है माइक्रोसैटेलाइट का रेट ऑफ म्यूटेशन होता है। और ये बहुत कॉमनली इतना जल्दी आपको इंट्रॉन की म्यूटेशन नहीं दिखेगी। रेप्लिकेशन स्लिपेज जब भी होगा माइक्रोसैटेलाइट की म्यूटेशन जो है ज़्यादा जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू इंट्रॉन। उसके बाद आता है 15 सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। इसका सिंपल सा बात वो फंक्शन पूछ रहा है। ये इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि रेड ब्लड सेल को मेंटेन करके रखता है एंड इज डिफेक्टिव इन सम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, राइट। तो कौन क्या करता है ये एंजाइम? ऑब्वियसली बात है डिटॉक्सीफाई करता है। तो डिटॉक्सीफाई करेगा तो आपके रेडिकल को हटाएगा, तो O2 माइनस को H2O2 और O2 में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड नॉट प्रमोट डिनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इस क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है कि जब हम डीएनए आइसोलेशन करते हैं, जिसने भी डीएनए आइसोलेट किया होगा, तो उसमें हम एक बफर यूज़ करते हैं जिसमें सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सोडियम सिट्रेट क्या करता है, आपकी जो चार्जेस होते हैं डीएनए में, जो पोलैरिटी होती है वो होती है फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, राइट, PO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो सोडियम सिट्रेट है, इसके सोडियम जो आयन्स होते हैं वो इस चार्ज को शील्ड कर देते हैं। जब चार्ज को शील्ड कर देते हैं तो ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो साथ में रहने की टेंडेंसी ज़्यादा दिखाते हैं। जब अगर जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो अगर मान लो यहाँ पे भी बहुत सारा माइनस चार्ज है और यहाँ पे भी बहुत सारा माइनस चार्ज है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे तो इनको सेपरेट करना इजी होगा, यानी कि डिनेचुरेशन इजी है। लेकिन सोडियम सिट्रेट आ गया जिसने कि इस चार्ज को शील्ड कर दिया, राइट, नॉर्मल कर दिया, मतलब अब वो न्यूट्रल हो चुका है चार्ज। जब चार्ज न्यूट्रल हो गया है तो ये दोनों स्ट्रैंड आराम से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस में ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। तो जब भी आप हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सिट्रेट यूज़ करोगे तो इससे डिनेचुरेशन प्रमोट नहीं होगा, रादर वो अनहील्ड कंडीशन में रहेंगे। अब कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज इस कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज क्या है, ये हमेशा याद रखना। आप कैटायन एनायन एक्सचेंज क्या होते हैं, एक्सचेंजर्स क्या होते हैं, उसकी आप एक टेबल बना लो या फिर बुक से ही नोट कर लो। तो ये कैटायन एक्सचेंज मैट्रिक्स है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। उसके बाद आता है आपका 18th क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स रिमूव स्टेन्स बाय एंजाइम एक्शन। हमें भी पता है कि जब भी आप लॉन्ड्री में जो भी यूज़ करते हो वॉशिंग पाउडर्स, तो उसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन रिमूविंग एग स्टेन। अब ये क्वेश्चन में खुद ही बोल दे रहा है। अब आप एग के कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद कर लो। अंदर का जो येलो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, फैट होता है। बाहर का जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो हम प्रोटीएज यूज़ कर देते हैं, एग स्टेन इधर प्रोटीएज इधर लाइपेज। तो कॉम्बिनेशन किस कॉम्बिनेशन में, लाइपेज एंड प्रोटीएज, डी ऑप्शन। उसके बाद आता है 19th क्वेश्चन है, टिटनेस बूस्टर शॉट रिजल्ट्स इन इंक्रीज प्रोटेक्शन ऑफ। जो टिटनेस की बूस्टर शॉट है, बूस्टर शॉट वैसे भी किसी भी डिजीज़ की जो होती है वो हमेशा एंटीबॉडीज़ के फाइनल अमाउंट को बढ़ा देती है। एक तरीके से जैसे आप लाइसेंस रिन्यू कराते हो वैसे ही ये रिन्यू कराना होता है कि आपके एंटीबॉडीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएँ, जिससे कि टिटनेस टॉक्सिन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। और टिटनेस की एक टेंडेंसी है, टिटनेस एक चीज़ फॉलो करता है कि अगर आज उसने माइकोबैक्टीरियम टेटेनी आपकी बॉडी में एंटर किया है तो आप अंटिल वो एक थ्रेशोल्ड अमाउंट तक ना पहुँच जाए, मान लीजिए वो 10 साल में पहुँचा, तो वो अपना जो असर है वो तब दिखाना शुरू कर देगा। इसीलिए हम हमेशा टिटनेस की जो है वो वैक्सीन लगवाते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन होगा इस वाले वीडियो का। तो एलोटाइप्स क्या होते हैं? एलोटाइप्स ऐसे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि सेग्रीगेट करते हैं विद इन अ स्पीशीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स विच सेग्रीगेट विद इन अ स्पीशीज। वैसे भी इससे ही याद हो जाता कि ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्टार्टिंग, ओके। सो थैंक यू।